Okay, so we were talking about the two types of balancing. One is internal balancing and another one was external balancing. Internal balancing के लिए you have to improve your economy and your military capabilities, ताकि आप जितनी ज्यादा अच्छी इकोनॉमी होगी उतना ज्यादा आप अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आपको याद होगा कि सोवियत यूनियन जो था उसका ब्रेकअप हो गया था, टूट गया था, वो 16 मुल्क नए बन गए थे. मिलिट्री बहुत स्ट्रॉन्ग थी बट इकोनॉमी वाज वीक ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर. ठीक है, so that was the mistake which the Soviets did. They did not improve their economy but they improved their overall military. So you have to improve your economy and your military equally. If you focus more on your economy and don't focus on your military, that is also bad. ठीक है, अब बहुत सारे मुल्क दुनिया में हैं जिनके पास इकोनॉमी अच्छी है लेकिन मिलिट्री फारेग है, जैसे सऊदी अरेबिया फॉर एग्जांपल. अब उसके पास इकोनॉमी तो बहुत अच्छी है लेकिन मिलिट्री फारेग है. ठीक है, सिंगापुर है जैसे कि इकोनॉमी बहुत अच्छी है, मिलिट्री फारेग है. So there are numerous countries in the world, those who have got good economies but their military is फारेग. So you have to improve, you have to maintain balance, you have to improve economy and your military capability as well. External balancing के लिए या external balancing के लिए क्या चीज जरूरी है? You have to improve and forge alliances with major powers so you can improve your overall capabilities. You can buy modern weapon and equipment from other countries, number one. Number two, they will support you diplomatically in external forums like UN. अब चाइना के साथ दोस्ती की वजह से क्या हुआ कि चाइना हैज ऑलवेज सपोर्टेड पाकिस्तान इन द यूएन, कश्मीर इशू के ऊपर, बाकी जगहों के ऊपर, FATF के ऊपर, चाइना हैज ऑलवेज सपोर्टेड पाकिस्तान. सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ एक्सटर्नल बैलेंसिंग. ठीक हो गया? गुड. तो पहला हमने जो पढ़ा इसके अंदर वो था बैलेंसिंग. दूसरा है बैंड वैगनिंग. बैंड वैगनिंग क्या होता है? A state aligns with a stronger adversarial power and concedes that the stronger adversary turned partner disproportionately gains in the spoils they conquer together. आप एक मुल्क जो होता है ना, पावरफुल कंट्री, उसके साथ दोस्ती कर लेते हैं. ठीक है, अच्छा, लेकिन दोस्ती आप किसके साथ करते हैं? और वो मुल्क है भी जरा आपका दुश्मन था, लेकिन आप उसके पीछे पीछे लग जाते हैं, उससे दोस्ती कर लेते हैं. ठीक है, a state aligns with a stronger powerful adversarial power. ठीक हो गया? and concedes, अपने आप को उसके हाल पे छोड़ देती है कि that the stronger adversary turned partner. जिस तरह मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं, सोवियत यूनियन जो था, रशिया, वो पाकिस्तान का दुश्मन था. ठीक है, इंडिया के साथ उसकी दोस्ती थी, पाकिस्तान के साथ उसकी दुश्मनी थी. पाकिस्तान को हमेशा उसने नुकसान पहुंचाया. 65 की जंग के बाद जुल्फकार अली भुट्टो जो था, बड़ा तेज आदमी था, वो उसने क्या किया? उसने कहा यार रशिया हमारा दुश्मन हमने क्यों बनाया हुआ है, लेट्स गो एंड हैव अलायंस विद रशिया. तो सोवियत यूनियन के साथ उसने क्या किया? जुल्फकार अली भुट्टो ने, उसने बैंड वैगनिंग की. एक दुश्मन मुल्क के साथ दोस्ती की तरफ गया और उसके बदले में रशिया ने क्या दिया आपको? स्टील मिल. पाकिस्तान के अंदर जो स्टील मिल है वो एशिया की वन ऑफ द बिगेस्ट स्टील मिल है, बहुत बड़ी स्टील मिल है. वो तोहफा हमको किसने दिया था? रशिया ने दिया था. तो बेसिकली बैंड वैगनिंग क्या होती है कि आप एक पावरफुल दुश्मन के साथ दोस्ती कायम कर ले और उसकी बदमाशी को आप मान लें, और कल को जब वो उससे कोई फायदा लेना हो तो आप उससे फायदा भी लेते हैं. तो रशिया से हमने स्टील मिल भी ली. Today Russia is also ready to give us, Mi-35 भी दिए रशिया ने हमें, 4 हेलीकॉप्टर दिए recently. अच्छा, I have also heard that the Russians are also interested in giving S-400 long range air defense system to Pakistan. ठीक है, कल को अगर हमारे पास पैसे हों तो Russia is ready to share their aircraft, their tanks and other equipment with Pakistan. तो बैंड वैगनिंग ये होती है कि आप एक पावरफुल दुश्मन को तो अपना दोस्त बना लेते हैं और उसके पीछे पीछे लग जाते हैं ताकि आप कल को उससे फायदा उठा सके. ठीक हो गया? चलो आगे चलते हैं. तीसरा है बक पासिंग.
बक पासिंग, बक पासिंग क्या होता है? बक पासिंग ये होता है कि इंस्टेड ऑफ बैलेंसिंग अगेंस्ट एन एग्रेसर, फॉर एग्जांपल आपका दुश्मन है रशिया, अच्छा उसको बैलेंस करने की बजाय आप क्या करते हैं, सम स्टेट्स इंस्टेड चूज टू पास द बक वेयर बाय इंस्टेड ऑफ टेकिंग एक्शन टू प्रिवेंट अ पोटेंशियल हेजमन राइज, इट विल पास द रिस्पांसिबिलिटी ऑन टू अनदर स्टेट। उसकी छोटी सी एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि आप करते क्या है कि आप बजाय इसके क्या रशिया के सामने जाके खड़े हो जाएं कि जी मैं तुम्हें बैलेंस करने आया हूं, ठीक है, रशिया तो बहुत पावरफुल मुल्क है, आपने क्या किया, पाकिस्तान ने दूसरा तरीका इख्तियार किया और पाकिस्तान ने एक दूसरे मुल्क को आगे कर दिया और खुद उसके पीछे छुप गया। किसके पीछे छुप गए हम? अमेरिका के, ठीक है। यानी कि सोवियत यूनियन का जब वो जिहाद वाली कहानी शुरू हुई, हम आगे नहीं आए, हम अमेरिका के पीछे छुप गए और हमने अमेरिका को आगे करके कहा ले भाई तू कर, हम तेरे पीछे पीछे ही हैं। उसका फायदा क्या हुआ? उसका फायदा ये हुआ कि हमने उनको लड़वा दिया और हम पीछे मजे लेते रहे। सो दिस इज व्हाट वी कॉल बक पासिंग। You never try to balance the aggressor। जो मेजर पावर है, अमेरिका जैसे अग्रेसर था ना, उसको हम सॉरी रशिया अग्रेसर था, तो उसको हमने डायरेक्टली कन्फ्रंट नहीं किया। वी कन्फ्रंटेड रशिया थ्रू अमेरिका और वी वर हाइडिंग बिहाइंड अमेरिका, ठीक है। दिस इज व्हाट वी कॉल बक पासिंग। जॉन मीर शीमर एक थेरिस्ट है इंटरनेशनल रिलेशंस का और रियलिज्म के उसने बड़ा काम किया है इसके ऊपर। ऑफेंसिव रियलिज्म की थ्योरी उसने दी है, कन्वेंशनल रियलिज्म की दी है, नियो रियलिज्म, स्ट्रक्चरल रियलिज्म, ठीक है। ये वो बंदा है जिसने बड़ा काम किया इसके ऊपर। वो कहता है कि 4 किस्म की स्ट्रैटेजीज हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं टू फैसिलिटेट बक पासिंग। 4 स्ट्रैटेजीज। पहली, seeking good diplomatic relations with the aggressor in the hope that it will divert its attention to the buck catcher। आप जो अग्रेसर है, फॉर एग्जांपल रशिया जो है, फॉर एग्जांपल अग्रेसर था, पहली आप स्ट्रेटजी बक पासिंग में ये करें कि आप उसके साथ अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशन कायम कर लें। पाकिस्तान ने यही किया। जुल्फकार अली भुट्टो ने रशिया के साथ जाके अच्छे ताल्लुकात कायम किए, ठीक है, और उसमें ताशकंद एग्रीमेंट जिसे कहते हैं आप, ठीक है। और उसके बदले में रशिया ने क्या किया, हेल्प किया पाकिस्तान को कि उसने आपको स्टील मिल जैसा एक बहुत बड़ा इनाम दे दिया। रशिया ने आपको हेल्प कर दी। तो आपने क्या किया, डिप्लोमेटिक रिलेशन कायम कर लिए और आपने उसकी अटेंशन को डाइवर्ट कर दिया और किसी तरीके से हमने उसको ये यकीन दिलाया कि हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, तुम्हारा दुश्मन अमेरिका है, ठीक हो गया। तो सीकिंग गुड डिप्लोमेटिक रिलेशन, बक पासिंग में क्या करते हैं आप, अग्रेसर कंट्री के साथ अच्छे सफारती ताल्लुकात कायम कर लेते हैं और उसकी अटेंशन जो है वो बक कैचर की तरफ कर देते हैं। बक कैचर कौन है इस केस में? अमेरिका, ठीक हो गया। अच्छा, अब आगे चलते हैं। पहली ये हो गई। दूसरी ये कि मेंटेनिंग कूल रिलेशंस विद द बक कैचर। पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ कूल रिलेशन रखे थ्रू आउट। बक कैचर था अमेरिका, अमेरिका बक कैचर है, ठीक है। हमने कूल रिलेशन रखे अमेरिका के साथ ताकि वो क्या कर सके, सोवियत यूनियन को काउंटर कर सके, रशिया को काउंटर कर सके। एज कहता है जी कि मेंटेनिंग गुड कूल रिलेशन विद बक कैचर सो एज नॉट टू गेट ड्रैग्ड इनटू वॉर विद द बक कैचर। आप उसके साथ कूल रिलेशनशिप रखें और आप उसके साथ जंग के अंदर शामिल ना हो डायरेक्टली, पीछे रह के मजे लें। एंड एज अ रिजल्ट पॉसिबली इंक्रीज पॉजिटिव रिलेशन विद द एग्रेसर। तो आपने यही किया, आपने अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात मेंटेन रखे, आपने रशिया के साथ भी ताल्लुकात मेंटेन रखे, किसी को वो नहीं किया। तो दूसरा तरीका ये है कि मेंटेन गुड रिलेशंस, कूल रिलेशंस विद बक कैचर अमेरिका, एंड अग्रेसर जो था रशिया उसके साथ भी आपने ताल्लुकात नॉर्मल रखे। तीसरे नंबर पे वो कहता है इंक्रीजिंग मिलिट्री स्ट्रेंथ टू डिटर द aggressive state and help it focus on the buck catcher। इसमें वो ये कहता है कि भाईजान अपनी जो कैपेबिलिटीज है ना उसको इंप्रूव करो, न्यूक्लियर वेपन बनाओ। और यही किया हमने। जब सोवियत यूनियन रशिया केम टू अफगानिस्तान
1979 में, तो पाकिस्तान ने अगला स्टेप क्या किया? पाकिस्तान ने इंक्रीज्ड इट्स मिलिट्री कैपेबिलिटीज, और 82 में से लेके 86 तक, जब तक रशिया वहां पे रहा, पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन बना लिया। समझ आ रही बात की? सो दिस इज व्हाट वी कॉल, इसका जो तीसरा तरीका वो बता रहा है ना, बग कैचर का, बग पासिंग का, वो ये है क्या, वो कहता है अपनी कैपेबिलिटीज को इंप्रूव करो। सो दिस इज व्हाट पाकिस्तान डिड आफ्टर दैट। नंबर 4 वो कहता है फैसिलिटेटिंग द ग्रोथ इन पावर ऑफ द इंटेंडेड बग कैचर। फैसिलिटेटिंग द ग्रोथ इन पावर ऑफ द इंटेंडेड बग कैचर। बग कैचर कौन है? सोवियत यूनियन को रोकने वाला अमेरिका। अमेरिका, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, शाबाश। तो आप अमेरिका के साथ मिलके उसकी पावर को इंक्रीज करें, और यही किया आपने। आपने यहाँ पे तालिबानों को सपोर्ट किया, उनको पैसे दिए, उनको ट्रेन किया, अमेरिका के साथ मिल गए। आपने क्या किया? आपने बग कैचर की पावर को इंक्रीज किया, फैसिलिटेट किया, एंड इन द एंड अमेरिका ने वो उसके साथ जो किया सोवियत यूनियन के साथ, आपको पता ही है, 13,000 रशियंस दे डाइड, रशियन सोल्जर्स they were killed, more than 200-300 aircrafts were destroyed by the Russians। जो रशियंस के थे वो इन्होंने मार के गिरा दिए। तो बेसिकली अल्टीमेटली रशिया was broken into 16 countries and they left अफगानिस्तान in 88। तो ये फोर्थ था इसका, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और स्ट्रैटेजी है उसकी, ब्लड लेटिंग की। ब्लड लेटिंग ये क्या है? इफ अ स्टेट is an enemy with both the aggressor and the intended bug catcher, a bug passer can implement a bait and bleed strategy where the state causes two rivals to engage in a protracted war while the baiter remains on the sideline। मकसद ये, मतलब ये कह रहा है कि आपका अगर दुश्मनी है अमेरिका के साथ और रशिया के साथ, तो आपने करना ये है कि आपने बेट एंड ब्लीड। बेट एंड ब्लीड का मतलब क्या होता है? आप शिकार, जिस तरह होता है ना, आपने किसी पर शिकार करना होता है, ठीक है, आपने शिकार करना है तो आप उसके लिए बेट लगाते हैं। आप शिकार के लिए कोई कांटा लगा, कोई उसके लिए अट्रैक्टिव चीज करते हैं। जिस तरह चीते को पकड़ना होता है ना, तो बकरी वहां पे बांध देते हैं, ठीक है। मछली को मारना है तो उसके लिए आप कुछ वो लगा देते हैं, शिकार छोटा सा, बिल्कुल। अच्छा, आप ये स्ट्रैटेजी आप अप्लाई करें कि आप अग्रेसर और आपका जो दूसरा है बग कैचर जो है, आप दोनों आपके दुश्मन है। फॉर एग्जांपल, दोनों वैसे हमारे दुश्मन ही थे ना, सोवियत यूनियन भी हमारा दुश्मन था, रशिया भी हमारा दुश्मन था, अमेरिका भी हमारा दुश्मन था, अमेरिका भी हमारा दुश्मन ही रहा है थ्रू आउट। अब उन दोनों को हमने क्या किया? उनके साथ बेट एंड ब्लीड की स्ट्रैटेजी हमने अप्लाई, और दोनों को हमने लहू लुहान किया। असल मकसद क्या है? आप अपने दुश्मन को शिकार डाल के उसको लेकर आओ, उसको जख्मी करो, उसको लहू लुहान करो, ब्लड लेटिंग, उसका खून निकलता रहे निकलता रहे निकलता रहे, एंड पे वो खुद ही मर जाएगा। ऐसा ही है। तो मकसद ये है ब्लड लेटिंग से, जो उसकी स्ट्रैटेजी का ये है कि आप दुश्मन को नुकसान पहुंचाते रहो आहिस्ता आहिस्ता, टेररिज्म के इसका जरिए मतलब से। सर हम अमेरिका को लेके भी आए अफगानिस्तान में, और अब अमेरिका को हम ही कह रहे हैं कि अब जाओ भी। वेरी गुड, अब लहूलुहान होके वापस जाओ। समझदार हो आप, ठीक है। अमेरिका जब आया ना 9/11 के बाद, तो हमने बेसिकली अमेरिका को लेकर नहीं आए, लेकिन हमने सपोर्ट किया उसको। अगर हम उसको सप्लाई लाइन ना देते, लॉजिस्टिक सप्लाई ना देते, तो और हमसे और चमन से, तो क्या अमेरिका आता यहाँ पे? नहीं आ सकता था, मुश्किल था। क्योंकि पाकिस्तान was the only country which could provide the shortest route to Afghanistan. So 80% of their supplies they used to go through Pakistan, through Torham and Chaman. शॉर्टेस्ट रूट है, 1500 किलोमीटर तोरहम है, 550 किलोमीटर आपका चमन है समंदर से, ठीक हो गया। सो दिस इज द शॉर्टेस्ट रूट। तो आप लेकर आए अमेरिका को यहाँ पे, पहले आपने सोवियत यूनियन को ब्लड लेट किया, उसको जितने साल वो अफगानिस्तान में रहा, 79 से लेके 88 तक, 92 तक, उसको आप खून निकलवाते रहे, उसका जख्म मारते रहे उसको। अल्टीमेटली क्या हुआ? सोवियत यूनियन लेफ्ट अफगानिस्तान। फिर अमेरिका आया, अमेरिका के साथ भी हमने यही किया।
तालिबानों को सपोर्ट करते रहे हम लोग, और आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली तालिबान जो थे वो इतने पावरफुल हो गए कि उन्होंने अमेरिका को लहूलुहान करते रहे. At the end of the day, today America and NATO, they have lost more than 4,100 soldiers in Afghanistan. Number one. Number two, they have spent more than $970 billion on Afghanistan. Waste. पैसा भी डूब गया, बंदे भी मर गए, एलाइज भी भाग गए, यूके भाग गया, बाकी मुल्क भाग गए. Today Americans have got only 14,800 troops in Afghanistan. उसमें से भी अभी कुछ निकल गया पिछले दिनों. So basically जो ब्लड लेटिंग सोसाइटी वो है ना आपकी स्ट्रैटेजी, उसमें आपने ये सारा कुछ किया. सोवियत वाली अफगानिस्तान की मैंने एग्जांपल आपको दे दी. ब्लड लेटिंग, a further variant whereby a state does what it can to increase the cost duration of the conflict can further increase the buck passers relative power. आप जो ड्यूरेशन है कॉन्फ्लिक्ट की उसको बढ़ा दें, यानी कि आप दुश्मन को आहिस्ता आहिस्ता नुकसान पहुंचाते रहो, और पीछे भी ना भागो, आगे भी ना हो, बस उसको नुकसान पहुंचाते रहो. जिस तरह अमेरिका के साथ हुआ वियतनाम के अंदर. अब वियतनाम में अमेरिका तकरीबन 20 साल रहा, ठीक है, 20 साल तक क्या मिला? $150 बिलियन के लॉसेस हुए. अच्छा, वो $150 बिलियन उस दौर के आज के $2 ट्रिलियन के बराबर है, ठीक है. 58,000 अमेरिकन they were killed in वियतनाम. कितने? 58,000. और किसने किया ये सारा? चाइना ने, रशिया ने, लाओस, कंबोडिया, all these countries they collectively bloodlet the US in वियतनाम. तो ये जो ब्लड लेटिंग स्ट्रैटेजी है, ये वियतनाम के अंदर चाइना ने और बाकी मुल्कों ने अप्लाई की. किसके ऊपर? अमेरिका के ऊपर. उसके बाद फिर अमेरिका, पाकिस्तान, इन लोगों ने ब्लड लेटिंग सोसाइटी ये जो स्ट्रैटेजी थी किस पे अप्लाई की? रशिया पे. कहां पे? अफगानिस्तान में. सो दिस इज द स्ट्रैटेजी जो हम कश्मीर में भी अप्लाई करते रहे, पाकिस्तान. और यही स्ट्रैटेजी इंडिया हम पे अप्लाई करता रहा आफ्टर 9/11, फाटा एंड बलोचिस्तान. ठीक हो गया. सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको आप ज़हन में रखें बस. तो ओवरऑल इन अ नटशेल, बैलेंस ऑफ पावर क्या चीज है? बैलेंस ऑफ पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड इट हेल्प्स द स्टेट्स इन मेंटेनिंग बैलेंस इन द वर्ल्ड. ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो स्टेट्स को आपस में बैलेंस रखता है, और स्टेट आपस में लड़ती नहीं है. क्यों? क्योंकि दोनों के पास पावर होती है, दोनों की पावर बराबर होती है, इस वजह से आपस में लड़ते नहीं है. नंबर वन. नंबर टू, इट अवॉइड्स वॉर्स एंड प्रमोट पीस. ये जंगें दूर करता है, जंगों को बचाता है. फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान और इंडिया 1986-87 में जंग लड़ने वाले थे. क्या चीज थी जिसने उनको रोका आपस में? वो थी बैलेंस ऑफ पावर. किस तरह से बैलेंस ऑफ पावर? कि पाकिस्तान के पास 86-87 में बम मौजूद था, न्यूक्लियर वेपन थे, जिसकी वजह से आपने कन्वे कर दिया इंडिया को कि भाई अटैक ना करना. उसके बाद 99 में कारगिल के ऊपर पाकिस्तान और इंडिया ने छोटी सी जंग लड़ी है, छोटी सी. ये जंग छोटी से बड़ी क्यों नहीं हुई? इसलिए क्योंकि बोथ कंट्रीज वर न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स. In 2001 and 2, India and Pakistan wanted to fight a war on the border with Pakistan. 8 लाख फौज वो लेकर आ गए, 2.5-3 लाख हमने ले आए बॉर्डर के ऊपर. जंग क्यों नहीं हुई? इसलिए नहीं हुई क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर वाज देयर. बोथ कंट्रीज वर न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स, both had good conventional capabilities, tanks, aircraft and other things. नंबर 4, मुंबई अटैक के बाद जंग क्यों नहीं हुई? तो ये सारी एग्जांपल्स जो हैं वो यही कहती हैं कि जब स्टेट्स का बैलेंस होता है आपस में तो दे नेवर फाइट. अमेरिका और रशिया की एग्जांपल आपके सामने है. दोनों मुल्कों ने आपस में एक दूसरे के खिलाफ कोई जंग नहीं की, प्रॉक्सी वॉर्स करते रहे. क्यों नहीं की जंग? क्योंकि दोनों के पास आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर सबमरीन्स, बॉम्बर्स, एवरीथिंग वाज देयर. तो जंग लड़के क्या होना था? दोनों का नुकसान होना था. तो उन्होंने कहा दफा करो यार, कुत्ता काम है. So thirdly, it is necessary for strategic and deterrent stability in the world.
बैलेंस ऑफ पावर के साथ दुनिया के अंदर जो स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी होती है, स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी क्या होती है? आपके कन्वेंशनल वेपन, आपके न्यूक्लियर वेपन, तमाम वेपन्स आप उसको बैलेंस रखते हैं। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी बैलेंस हो जाता है, ठीक है। आप एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई नहीं करते, न्यूक्लियर की लड़ाई भी नहीं करते आप। जब आपको न्यूक्लियर वेपन दोनों के पास होते हैं तो आप लड़ाई नहीं करते। तो जब से न्यूक्लियर वेपन बने हैं, हमने कोई जंगें देखी हैं बड़े लेवल पे? बहुत कम है, ठीक है। कोरियन वॉर जो हुई नॉर्थ कोरिया की, साउथ कोरिया की, वो दोनों न्यूक्लियर वेपन स्टेट नहीं थे, ठीक हो गया। हाँ, न्यूक्लियर वेपन स्टेट की वजह से वो जंगें खत्म हुई। अमेरिका और चाइना, इन दोनों ने आपस में तय किया कि अब जंग खत्म कर दो, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन का खतरा आ गया, क्योंकि अमेरिका पीछे था साउथ कोरिया के। इसी तरह से और मुल्कों ने, ईरान इराक ने जंग लड़ी 81 से लेके आगे, वो भी उन्होंने इस वजह से लड़ी क्योंकि दोनों न्यूक्लियर वेपन स्टेट नहीं थे, ठीक हो गया। इंडिया पाकिस्तान की एग्जाम्पल आपके सामने है। 65 की जंग, 71 की जंग हमने तब लड़ी जब हम न्यूक्लियर वेपन स्टेट नहीं थे, जब हमारा बैलेंस ऑफ पावर नहीं था। लेकिन जब बैलेंस ऑफ पावर आ गया तो फिर हमने जंगें लड़नी बंद कर दी। So basically, balance of power is very important concept, and it helps for the regional and global peace and security around the globe. It averts wars. It never promotes wars. So basically, this concept is a realist school of thought concept, and it helps states in maintaining peace and stability in the world.